हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने आपके साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन आई के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन आई तो बात की बात है, पहले आप समझे आई क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि आई क्या है। आई, इसी को कहा जाता है आँख। आँख दो प्रकार की होती है। यह एक प्रकार का साधन होता है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। यह एक प्रकार का अंग है। यह एक प्रकार का आप कहोगे ज्ञानेंद्रिय अंग है। ठीक है, चलिए। तो आई कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहली कौन सी होती है? सिंपल आई और दूसरी कंपाउंड आई। कंपाउंड आई, ठीक। सिंपल आई क्या है? ऐसी आंखें जो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब एक बार में बना दें, स्पष्ट कर दें, उन्हें क्या कहेंगे हम? सिंपल आई। कंपाउंड आई क्या होगा? ऐसी आंखें जो प्रतिबिंब को टुकड़ों टुकड़ों में करके दिखाए, उसको क्या कहा जाता है? कंपाउंड आई। अब टुकड़ों टुकड़ों में करके किसकी आंखें हमें दिखाती हैं? तो आप कहोगे एनिमल की। किसकी? एनिमल की। जानवरों की जो आंखें होती हैं वो कंपाउंड आई होती हैं। और सिंपल आई किन में पाई जाती है? तो यह मानव में पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, सिंपल आई के बारे में, और मानव नेत्र कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पार्ट से मिलकर बनती है, सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मानव नेत्र कितने डिग्री तक मूव कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होता है बच्चों 150 डिग्री। ठीक है, मानव के नेत्र कैसे होते हैं? सिंपल या फिर कंपाउंड? तो आप कहोगे ये सिंपल आई होती है। और जो आंख हमें दिखाई देती है उसे आंख नहीं, उसको आई बॉल कहा जाता है। जो मानव का नेत्र दिखाई देता है उसको आई बॉल कहा जाता है। ठीक, आई बॉल के अंदर मानव नेत्र स्थित होता है। ठीक, और आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है अभी आपको बताया जाएगा। बहुत सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। कल की लाइव स्ट्रीमिंग की जो वीडियो थी उसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ के कमेंट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें बताया कि हमारे वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी वीडियो को देखें 360 स्ट्रीमिंग करके देखें, आपको वीडियो क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं आएगी। वैसे दिन ब दिन हम वीडियो क्वालिटी को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें। अगर आपको देखने में दिक्कत होती है तो आप 360 स्ट्रीमिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा दिखेगा। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे मानव नेत्र के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में अभी तक आप लोगों ने तीन चीज़ें सीखी। क्या? पहला क्या? जो नेत्र हमें दिखाई देता है वह नेत्र नहीं, आई बॉल होता है। ठीक है, दूसरा क्या? कि मानव नेत्र 150 डिग्री तक मूव कर सकता है। और तीसरी बात क्या? कि जो ह्यूमन आई होती है ये एक सिंपल आई है, ये कंपाउंड आई नहीं है। तो मानव नेत्र का जो स्ट्रक्चर है आई बॉल का, वह कुछ इस प्रकार का होता है। बच्चों, आर्ट मेरी बहुत अच्छी है तो उस पर आप कृपया प्रश्न चिन्ह ना उठाएं। चलिए, तो ह्यूमन आई तीन पार्ट से मिलकर बनती है, तीन हिस्सों में ये बटी हुई होती है, तीन लेयर में डिवाइडर होती है, आप यूँ कह लीजिए। तो ये पहले लेयर मैंने बना दी है, दो और लेयर इसके बाद बचती हैं। तो इसके ऊपर एक लेयर होती है, और एक लेयर इसके अंदर होती है। तो इस तरीके से मानव नेत्र के ये तीन लेयर हैं जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। सबसे ऊपरी परत जो है, सबसे ऊपरी लेयर जो है, इसको हम दृढ़ पटल या दृष्टि पटल या श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना।
मानव नेत्र में जो सबसे ऊपरी परत है, जो व्हाइट कलर की हमारी आंखें दिखाई दे रही हैं, वो क्या होता है, उसे हम दृढ़ पटल या दृष्टि पटल या फिर श्वेत पटल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसी का इंग्लिश वर्जन में नाम होता है स्क्लेरा, स्क्लेरा, ठीक, या कहीं कहीं इसको स्क्लेरॉइड भी कहा जाता है, ठीक। तो श्वेत पटल, दृढ़ पटल या दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। ये सफेद रंग का होता है और इसका मुख्य कार्य है मानव नेत्र को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। श्वेत पटल का मुख्य कार्य क्या है, मानव नेत्र को सुरक्षा प्रदान करना। इसका कलर कैसा होता है, ये श्वेत कलर का होता है और अपारदर्शी होता है, इसके उस पार नहीं देखा जा सकता, सिर्फ आभास किया जा सकता है। चलिए, यही श्वेत पटल आगे आके थोड़ा सा उभर जाता है, थोड़ा सा उभर जाता है और इस उभरे हुए हिस्से को हम नाम देते हैं कॉर्निया। क्या नाम देते हैं, कॉर्निया, ठीक है बच्चों। क्या नाम पड़ेगा इसका, कॉर्निया। आप कहोगे इसका क्या नाम है, कॉर्निया, ठीक। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्र का कौन सा हिस्सा लिया जाता है। तो ऑप्शन में आएगा आपके पूरा नेत्र, रेटिना, कॉर्निया या लेंस। तो इस तरीके से आप इसका सही आंसर क्या देंगे, नेत्रदान में कॉर्निया लिया जाता है, यही हिस्सा आपका नेत्रदान में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई हिस्सा नहीं लिया। जब भी कोई नेत्रदान करता है तो उसका यही हिस्सा नेत्रदान में लिया जाता है। क्लियर है। चलिए, यह एक प्रकार की पारदर्शी झिल्ली होती है जिस पे सबसे पहले प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाएगा, मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किस अंग में प्रवेश करता है। तो आप कहोगे कॉर्निया में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है, कॉर्निया में, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरे नंबर की जो लेयर है, सेकंड नंबर की जो रेड कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है रक्त पटल। क्या नाम होता है, रक्त पटल। क्या नाम होता है, रक्त पटल। और इस रक्त पटल को ही कहा जाता है कॉरॉइड, ठीक है। क्या कहा जाता है, कॉरॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो इस रक्त पटल का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्लड वेसल्स पूरी आंख में कहां पाई जाती हैं, पूरे नेत्र में रक्त कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं। तो आप बताएंगे कि रक्त पटल में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं, रक्त पटल में पाई जाती हैं। क्लियर। ब्लड वेसल्स कहाँ पाई जाती हैं, रक्त पटल में। तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलेगा यहाँ से कि ब्लड वेसल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो रक्त पटल में पाई जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रक्त पटल से बनता है कि मानव नेत्र में पोषण का काम किस लेयर द्वारा किया जाता है। तो मानव नेत्र में पोषण का कार्य किसके द्वारा होता है, पोषण का कार्य किसके द्वारा होगा, तो आप कहेंगे रक्त पटल के द्वारा होगा, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, अच्छा पोषण होता कैसे है। देखिए, अगर आप देखेंगे वेसल्स, ब्लड वेसल्स एक प्रकार की सेल्स होती हैं और सेल्स के ही अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं। उन्हीं के अंदर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है और वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। क्यों, क्योंकि यह एक प्रकार का ऑर्गन है। ऑर्गन क्या करता है, वर्क करता है। वर्क करेगा तो वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, पोषण से मिलेगी। और वो पोषण कहाँ से होता है, सेल्स से होता है, कोशिकाओं से होता है। और कौन सी कोशिकाएं, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्लियर है, बिल्कुल भी डाउट माइंड में नहीं रखना है, ठीक। तो चलिए, अब ये जो रक्त पटल है ये आगे चलकर इस तरीके से दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और इन्हीं दोनों कोशिकाओं के मध्य, इन्हीं दोनों कोशिकाओं के मध्य, इन्हीं दोनों कोशिकाओं के मध्य नेत्र लेंस व्यवस्थित होता है। क्या व्यवस्थित होता है, नेत्र लेंस व्यवस्थित होता है। मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो इन्हीं दोनों कोशिकाओं के मध्य कैसा होता है, व्यवस्थित होता है, ठीक। इन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है मानव नेत्र किस कोशिका द्वारा व्यवस्थित होता है। तो इसका नाम है सिलियरी कोशिका, सिलियरी कोशिका।
सिलियरी कोशिका। मानव नेत्र का जो लेंस है ये सिलियरी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित होता है। ठीक है, हाँ। अब इन्हीं सिलियरी कोशिकाओं के बगल से एक और पेशी निकलती है और इस पेशी को हम कहते हैं, इस पेशी को हम नाम देते हैं आइरिस। क्या नाम दिया जाता है? आइरिस। इसी को क्या कहते हैं? आप कहोगे आइरिस। ठीक, आइरिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। आइरिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि मानव नेत्र में प्रकाश नियंत्रण का कार्य कौन करता है? प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो आप कहोगे आइरिस करती है। कौन करता है? आइरिस करती है। ठीक, दूसरा, मानव नेत्र जो आप देखते हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की रेड होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं। आंखों का मतलब आंखों की जो पुतलियां होती हैं, है ना, तो वो आइरिस के कारण ही, उनका कलर आइरिस के कारण ही डिफाइन किया जाता है ना। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, तेरी कर दी है मैनू, है ना, गुलाबी आंखें। ये सारी जो आंखें हैं ये सब की सब कहाँ से डिपेंड करता है? आइरिस पे डिपेंड करती हैं। जिसकी आइरिस जिस रंग की होगी उसकी आंखें भी वैसी होंगी। आंखें वैसे हमारी भी बहुत खूबसूरत हैं, तो खैर आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। आइरिस, आइरिस का मुख्य कार्य प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना, दूसरा आंखों को रंग प्रदान करना। ठीक है, और इन्हीं आइरिस से एक प्रकार की झिल्ली व्यवस्थित होती है। ठीक, एक प्रकार की झिल्ली व्यवस्थित होती है और इस झिल्ली को नाम दिया जाता है नेत्र तारा। क्या नाम दिया जाता है? नेत्र तारा। इसी को नेत्र तारा या इसी को प्यूपिल या इसी को पुतली भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम है, नेत्र तारा, प्यूपिल और पुतली, इसको कहा जाता है। इसका क्या काम होता है? तो आपने देखा होगा कि जब भी हम धूप में जाते हैं और धूप से वापस लौट के छाया में आते हैं तो हमें बिल्कुल सा अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब हम धूप में जाते हैं तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये सिकुड़ जाती है। ये प्यूपिल जो है, नेत्र तारा जो है, ये क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है। और प्रकाश की तीव्रता कंट्रोल कौन करवाता है? भैया आइरिस करवाती है। तो आइरिस एक्सपेंस होती है और ये पुतली जो होती है छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ने के कारण प्रकाश कम पहुंचता है, क्योंकि धूप में हमें कम लाइट की आवश्यकता होती है। वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप होती है, थोड़ी सी भी लाइट आ रही है तो काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे में पहुंचते हैं तो ये सिकुड़ी हुई कंडीशन में रहती है और उस कंडीशन में हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है देखने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये फिर से खुलना स्टार्ट करती है, हमें धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। और प्रकाश होके किस में से जाता है? तो नेत्र तारा या पुतली से होकर प्रवेश करता है और किस में पहुंचता है? लेंस में पहुंचता है। ठीक है ना। अभी लेंस जिस कोशिका से व्यवस्थित है उसको आइरिस सिलियरी कोशिका कहा जाता है। और ये किससे जुड़ी हुई होती है? रक्त पटल से। ठीक है ना। चलिए, रक्त पटल से एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त पटल से पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि रक्त पटल का रंग कैसा होता है? रक्त पटल का रंग कैसा होता है? तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए रक्त पटल का रंग कैसा होता है, तब तक हम इधर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम देख रहे थे कि ये जो पुतली होती है इसका काम क्या होता है? सिकुड़ना और फैल जाना। सिकुड़ने और फैलने के कारण ही जब हम धूप में जाते हैं तो ये क्या करती है? सिकुड़ जाती है। जब छाया में आते हैं तो फिर फैलने लगती है। सिकुड़ी हुई कंडीशन में रहती है, इसीलिए हमें कमरे में अंधेरा दिखाई देता है। चलिए, अब देखिए, कार्निया और इस पुतली के मध्य में एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। इस द्रव का क्या नाम होता है? तो इस द्रव को हम कहते हैं नेत्रोद द्रव। क्या नाम देते हैं? नेत्रोद द्रव। ठीक है ना। इसको क्या नाम दिया जाता है? नेत्रोद्रव। नेत्रोद्रव का कार्य क्या होता है? तो चूंकि ये कार्निया एक प्रकार की झिल्ली होती है, तो झिल्ली पे जब लिक्विड पड़ता रहता है तो ये क्लियर रहती है, साफ रहती है। और इसी में जब श्लेष्मा आके जम जाता है,
या फिर ये नेत्रोद्रव जब गाढ़ा हो जाता है तो आंखों के आगे लगता है कि पर्दा पड़ गया है, तो उसको साफ करवाना पड़ता है। फिर से इस आयरिश को थोड़ा सा काट के हटा के इसको साफ करके टिश्यूज लगा के इसमें दूसरा लिक्विड डाल दिया जाता है, फिर से नेत्र वैसे ही व्यवस्थित हो जाता है। ठीक, तो इस नेत्रोद्रव का स्वाद कैसा होता है, एग्जाम में पूछा गया बच्चों, स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, तो इसका टेस्ट नमकीन होता है। कैसा होगा, नमकीन होगा, साल्टी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन इससे अराइज होता है नेत्रोद्रव से कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो नेत्रोद्रव का अपवर्तनांक 1.44 होता है। ठीक बच्चों, तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। मैंने आपको बताया कि नेत्रोद्रव का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, और अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 इसका अपवर्तनांक होता है। और रंग कैसा होता है, तो ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। क्लियर है? हाँ, अब आप लोग बताइए रक्त पटल का रंग कैसा होता है। चलिए कमेंट आप लोगों ने किया होगा, फ्री होके हम देखेंगे। अभी देखिए रक्त पटल का रंग कैसा होता है। जिन लोगों ने काला कमेंट किया है उनका सही है, और जिन्होंने लाल कमेंट किया होगा वो गलत हो जाएगा। रक्त पटल का रंग कैसा होता है, तो रक्त पटल का रंग काला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जुट के पढ़ते रहिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं तीसरी लेयर पर। तीसरी लेयर, और यह तीसरी लेयर भी आके आपके लेंस से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है, लेंस से जुड़ी हुई होती है। लेंस ना कह के आप यूं समझ लीजिए कि सिलियरी कोशिकाओं से ही जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना? चलिए, और इस तीसरी लेयर का क्या नाम है, तो इस तीसरी लेयर का नाम है रेटिना। क्या नाम है, रेटिना। ठीक है? हाँ, रेटिना से जुड़ा आगे क्या रहता है, लेंस। और ये लेंस कैसा होता है, तो आप कहोगे ये उभयोत्तल होता है। उभयोत्तल होता है। कैसा होता है, उभयोत्तल लेंस होता है। ठीक है ना? इसका कुछ कार्य, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इंपॉर्टेंस इतना ही है कि यह क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर फोकस को बदलता रहता है, फोकस को कम और ज़्यादा करने का कार्य करता है, जिससे प्रकाश सीधा प्रवेश कर सके। ठीक है ना? दूर की और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस को कम और ज़्यादा करने का कार्य कौन करता है, लेंस करता है। और किसकी मदद से करता है, तो आप कहोगे सर सिलियरी कोशिकाओं की मदद से करता है। किसकी मदद से, सिलियरी कोशिकाओं की मदद से। यह सिलियरी कोशिकाएं दाब बढ़ा देती हैं तो ये नेत्र गोलक मोटा हो जाता है, जब दाब कम कर लेती हैं तो ये फिर से पतला हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरी लेयर जो पाई जाती है इसी का नाम है रेटिना। इस तीसरी लेयर का क्या नाम है, रेटिना। आपसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बताओगे रेटिना पे बनता है। दूसरा क्वेश्चन रेटिना से उठता है, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप कहोगे उल्टा, आभास, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक एवं छोटा। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, तो रेटिना से इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि प्रतिबिंब किस पे बनता है, आप कहोगे रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। ठीक, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि मानव नेत्र में सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मानव नेत्र में सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, मानव नेत्र का जो लेंस होगा इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको पोल कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा, और ध्रुव से सीधी जाती हुई रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना? और ये मुख्य अक्ष रेटिना को जिस पॉइंट पे काटता है, यह मुख्य अक्ष रेटिना को जिस पॉइंट पे काटता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पीत बिंदु। क्या नाम दिया जाता है इसका, तो आप कहोगे इसका नाम दिया जाता है पीत बिंदु, या इसी को कहते हैं येलो स्पॉट। क्या कहा जाता है, येलो स्पॉट। पीत बिंदु, इसी का नाम दिया जाता है येलो स्पॉट।
तो मानव नेत्र में सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप कहोगे येलो स्पॉट, मतलब पीत बिंदु पर। क्लियर है? चलिए अब इससे एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, और लास्ट नहीं, अभी 2 टॉपिक बच रहे हैं, चलिए उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। लेंस और रेटिना के मध्य एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है। लेंस और रेटिना के मध्य क्या भरा होता है? एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, और इस द्रव का क्या नाम है? इस द्रव को नाम दिया जाता है कचाभ द्रव। क्या नाम दिया जाता है? कचाभ द्रव। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कचाभ द्रव स्वाद में कैसा होता है? तो ये स्वादहीन होता है। कैसा होता है? स्वादहीन, कोई स्वाद नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कचाभ द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप कहोगे 1.33 होता है। ठीक है ना। कलर कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है, वाइट है ना। कैसा होगा? रंगहीन होगा। ठीक, चलिए अब यहां से एक लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है, पूरे मानव नेत्र में वह कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता? तो आप कहोगे वह अंध बिंदु है। क्या है? यहां पर एक पॉइंट स्थित होता है, इसको नाम दिया जाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु, या इसी को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट पूरे मानव नेत्र में एक ऐसा हिस्सा है जहां पर किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मानव नेत्र से होने वाले कुछ रोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छे से मानव नेत्र के बारे में समझा होगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मानव नेत्र में होने वाले कुछ रोग के बारे में। अब इनको हम मिटा देते हैं, मानव नेत्र अभी बना रहेगा। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आशा करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में, बहुत ही अच्छे से आपने हर एक चीज़ को समझा होगा। चलिए मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष, मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोष आपके मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, निकट, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष। चलिए पूरा लिख देते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। डिस्कस कर लेते हैं क्या है निकट दृष्टि दोष। इन सब के अतिरिक्त, इन दोष के अतिरिक्त कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण आंधता, ठीक है, या फिर रात में कम दिखाई देना, वो सारी बीमारियां भी हैं। लेकिन नेत्र के जो दोष हैं मुख्यतः, जो सिर्फ और सिर्फ नेत्र से ही होते हैं, वो आपके मुख्यतः कितने हैं? 3 हैं। तो पहला कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। पहला कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में? निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु एक निश्चित दूरी के बाद की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और जब व्यक्ति को ऐसी समस्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। इस निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि यह जो लेंस है, मानव नेत्र का लेंस है, यह सिलियरी कोशिकाओं के खिंच जाने के कारण पतला हो जाता है। क्या होता है? पतला हो जाता है। अब जो प्रकाश की किरण आती है, इस पे आपतित होती है, वो यहाँ से यहाँ पे ना मिलने की बजाय, रेटिना पे ना मिलने की बजाय, रेटिना के पहले किसी बिंदु पर मिल जाती है। रेटिना के पहले किसी बिंदु पर मिल जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से बाद की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो ये तो हुआ कारण। आपसे पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष युक्त मानव के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप कह देंगे कि रेटिना के पहले बनेगा। ऑप्शन रहता है रेटिना के पहले, रेटिना के पीछे, रेटिना के ऊपर, या इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? अब इसका निवारण कैसे किया जाएगा? आप सोचिए कि अगर ये प्रकाश की किरणें थोड़ा ऊपर से जाती तो हो सकता था यहाँ पे जाके मिल जाती, हो सकता था, है पॉसिबिलिटी या नहीं? बिल्कुल है।
तो क्या करते हैं, हम एक इस पे अवतल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। तो जब अवतल लेंस लगा देते हैं तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद में ऐसे ना जाके यहाँ से जाती है। कहाँ से जाती है, यहाँ से। अब जो प्रकाश की किरण यहाँ से होकर जाएगी, वो यहाँ पे ना मिलने की बजाय क्या होगा, इस तरीके से जाएगी और कहाँ मिलेगी, रेटिना पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर। ठीक है ना। अब कहाँ मिल रही हैं, रेटिना पे मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा, रेटिना पे, और सही बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति की आंखों का लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है, और पतला होने के कारण प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले बनता है। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है, और मानव के नेत्र जो होते हैं वो स्वस्थ नेत्र की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष के केस में क्या होता है बच्चों कि ये जो लेंस है, ये सिलियरी कोशिकाओं के संकुचित होने के कारण, मतलब फैलने के कारण, थोड़ा सा और एक्सपेंस होने के कारण, संकुचित नहीं एक्सपेंस होने के कारण, फैलने के कारण ये मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा हो जाता है। अब मोटा जब होता है तो इससे जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वस्तु का, वो क्या होता है, ज़्यादा देर तक समांतर रेखा में चलने के बाद किरण थोड़ी सी मुड़ती है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप कहोगे रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। क्लियर? तो इस प्रकार की दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। अब उत्तल लेंस लगाने के बाद में जो किरण यहाँ पड़ रही थी, वो यहाँ पे आने के बाद में इस तरीके से होती हुई जाती है और यहाँ पे पड़ती है। कहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी। अब यहाँ पे पड़ेगी तो कुछ दूर तक ये क्या चलेगी, समांतर चलेगी थोड़ा सा, और उसके पश्चात ये कहाँ पे जाके मिल जाएगी, तो आप कहोगे सर ये रेटिना पे जाके मिल जाएगी। कहाँ पे जाके मिल जाएगी, रेटिना पर। क्लियर है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का यूज होगा, अवतल। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल, सॉरी, निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। क्लियर है? अब आइए देख लेते हैं क्या है जरा दृष्टि दोष। तो जब जरा दृष्टि दोष कब हो जाता है, जरा जैसा कि आप लोग अगर हिंदी पढ़ते होंगे तो जर का अर्थ होता है वृद्ध, बूढ़ा या बहुत पुराना। ठीक है? तो जब व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो नेत्र गोलक होते हैं, लेंस जो होते हैं, वो दृढ़ हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। तो ठोस होने के कारण इनका जो फोकस है वो अव्यवस्थित हो जाता है। तो इससे ना तो इन्हें एक निश्चित दूरी के बाद की ही वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही बहुत नज़दीक की दिखाई देती है। तो इनमें दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, निकट और दूर दोनों, और इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या नाम दे देते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है? तो जरा दृष्टि दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है, और इसमें होता क्या है, इसमें नेत्र गोलक जो होते हैं वो दृढ़ हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। जो पहले लचीले रहते थे, सिलियरी कोशिकाओं के दबने के कारण सिकुड़ जाते थे, वो क्या होते हैं, अब ना तो सिकुड़ते हैं ना दबते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रह जाते हैं। मतलब उनका फोकस अब चेंज नहीं होता। तो जब फोकस चेंज नहीं होता है, एक डेफिनेट फोकस है, तो उन्हें एक निश्चित दूरी की वस्तुएं दिखाई देंगी, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। तो ये करते क्या हैं, यह एक चश्मा बनवाते हैं और उस चश्मे में लगवाया जाता है द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस, जिसको हम बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। और ये द्विफोकसी लेंस का अर्थ क्या होता है कि इसमें दो फोकस होते हैं, निकट के लिए दूसरा और दूर के लिए दूसरा। जैसे कि आप देखते होंगे एग्जाम में टीचर लोग क्या करते हैं, ऐसे करके नीचे की तरफ देखते हैं, फिर ऐसे करके देखते हैं। कहने का मतलब उनके जो चश्मे होते हैं उनमें नीचे की तरफ उत्तल लेंस और ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा दिया जाता है, जिससे द्विफोकस बन जाते हैं, उन्हें द्विफोकसी लेंस कहा जाता है। क्लियर है? तो जिनको जरा दृष्टि दोष होता है वो किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, मानव नेत्र।
और मानव नेत्र से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने अपने घरों में स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।